गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज जो हमने टॉपिक करना है, जो आपके सिलेबस में न्यू टॉपिक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डायमेंशन। अब देखिए, ये होता क्या है कि जैसे हम किसी भी काम को करने से पहले प्लानिंग करते हैं कि व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। उसी तरह से जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो भी सबसे पहला काम, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, वो सबसे पहला काम क्या करता है, प्लानिंग करने का, कि कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ एग्जिस्ट करते हैं इस टाइम, और अगर सपोज़ न्यू कंपनी है तो कितना प्रोडक्शन होगा, कितनी डिमांड होगी मार्केट में, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए इस काम को करने के लिए, है ना, किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने पर्सन चाहिए, उनकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, है ना। तो ये सब चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं। इसी को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब देखिए इसका मीनिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग द फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, कि फ्यूचर में जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी एक ऑर्गेनाइजेशन की, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड डिटरमाइनिंग एज टू हाउ द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी यूटिलाइज्ड टू फुलफिल दीज रिक्वायरमेंट्स। मतलब ये फोरकास्ट करना कि फ्यूचर के लिए रिक्वायरमेंट कितनी है और प्रेजेंट में कंपनी के पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने वर्कर्स हैं, है ना। अगर जितने हैं, क्या उनसे काम चल जाएगा या और लगाने पड़ेंगे। तो ये डिपेंड करता है, ये जो हमारा एस्पेक्ट है, फोकस ऑन द बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई का, यहाँ पर भी वही इम्प्लीमेंट होता है कि वर्कर्स की डिमांड कितनी है और मार्केट में अवेलेबिलिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम प्लान करते हैं कि आपके पास क्या है, आपकी कंपनी में क्या है और कितने और लगाने पड़ेंगे। तो इट इज़ द HRP प्रोसेस। ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है विच हेल्प्स द मैनेजमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है उनकी हेल्प करती है जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी फ्यूचर डिमांड को पूरा करने के लिए, है ना, जितनी मार्केट में सप्लाई है, विद द सप्लाई ऑफ अप्रोप्रिएट पीपल इन अप्रोप्रिएट नंबर, है ना, कि जितनी मार्केट में सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग वो डिमांड को पूरा करती है। फर्दर ये एक एनालिसिस भी है, प्रॉपर एनालिसिस HR रिक्वायरमेंट का, जिसमें हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की प्रोसेस भी करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा था अबाउट रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। तो HR रिक्वायरमेंट में हम इसको भी ध्यान में रखते हैं। एंड ऑल्सो HRP इज़ एसेंशियल इन सक्सेसफुली अचीविंग द स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको कोई पॉलिसी बनानी है या उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, तो वैसे जैसे बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो मेन फैक्टर है, एम्प्लॉयज़ मेन है, जिसके बिना कोई काम नहीं हो सकता, है ना। अगर आप मशीनरी भी परचेज़ कर लोगे, मनी भी आपके पास है, तो बिना मैन के, जैसे बताया 3 M's आर नेसेसरी, मैन, मटेरियल एंड मनी। तो उसमें जो मैन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसलिए आज के टाइम में HR प्लानिंग हैज़ नाउ बिकम स्ट्रेटेजिक HR प्लानिंग। ये स्ट्रेटेजिक HR प्लानिंग हो गई है, क्योंकि इसमें जो है वो हमें सारी बातों का ध्यान रखना होता है ना। दो HR प्लानिंग में साउंड क्वाइट सिंपल है प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द नंबर्स इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो एक्चुअल एक्टिविटी HR मैनेजर को करनी होती है कि उसको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको फेस करना पड़ता है ना। करंट वर्कफोर्स को देखनी पड़ती है और प्रेशर रहता है कि बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। उसको पूरा करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ की क्वालिटी उनको चाहिए वो उनको अवेलेबल करानी होती है। आप देखो, ये कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। HR प्लानिंग दस हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन मैनी वेज। किस तरह से HR प्लानिंग हेल्प करती है? सबसे पहला, HR मैनेजर ऐसी स्टेज में आ जाते हैं कि वर्किंग रिक्वायरमेंट को एंटिसिपेट कर सकते हैं, उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं, और मार्केट में अगर कुछ इस तरह का होता है तो उसका इफ़ेक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ता, वो उससे सरप्राइज़ नहीं होते अगर चेंज ऑफ इवेंट होता है, क्योंकि पहले से वो प्लान करके चलते हैं कि उनको इतने एम्प्लॉयज़ चाहिए, है ना। और बिज़नेस को जो ट्रैप ऑफ शिफ्टिंग वर्कफोर्स मार्केट है उससे बचाते हैं कि अगर फॉलिंग हो जाती है, मतलब वर्कर्स कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाता है, मार्केट में कुछ भी ऐसा चेंज हो जाता है, तो फिर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो इस चीज़ को संभालते हैं और उनको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह से वर्क proactively as expansion in workforce market is not always in conjunction with the workforce requirement of the organization in term of professional experience, talent, need and skill। कि अगर आप अपनी वर्कफोर्स को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या क्वालिटी चाहिए वर्कर्स की, जो आपको क्वालिटी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वो आपको प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनाइजेशन इन ग्रोथ फेज में फेस द चैलेंज ऑफ मीटिंग द नीड, कि अगर जो कंपनी है या इंडस्ट्री है वो ग्रोथ स्टेज में है कि लगातार प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लगातार डिमांड बढ़ रही है,
है ना। तो अगर ग्रो कर रही है तो उनकी जो HR नीड्स हैं वो भी बढ़ेंगी। तो HR नीड्स को पूरा करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाएगी HR मैनेजर के द्वारा और कोशिश की जाएगी कि टैलेंट वर्कर्स उनको अवेलेबल कराए जाएँ। कंसिडरिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल को ध्यान में रखते हुए जो HR प्लानिंग की जाती है वो टैलेंट को या जो भी कॉम्पिटेंसी है ना, उसकी रिक्वायरमेंट का डेवलपमेंट करता है, सिलेक्शन करता है और आइडेंटिफिकेशन करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को वो प्रोवाइड कर सके। तो वी कैन से कि जो HR प्लानिंग है वो मेन पार्ट है ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए, कि जिसमें वो ये डिसाइड करता है कि व्हाट इज़ टू बी डन, करना क्या है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड अकॉर्डिंग टू द अपॉर्चुनिटीज़, है ना, इन द मार्केट, कि मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग फिर वो अवेलेबल कराता है। अब देखिए इसी को ही इन्होंने सिंपल 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि करंट HR सप्लाई कितनी है कंपनी के अंदर। सबसे पहला काम यही है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की जाएगी फैक्ट्री की, इंडस्ट्री की, और ये देखा जाएगा कि कंपनी में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितनी हैं, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या सैलरी है ना, और इसके साथ साथ क्या वो जो उनके टारगेट हैं उसको पूरा कर पा रहे हैं, मतलब उनको सक्सेस मिल रही है या नहीं मिल रही, उनका क्या डेजिग्नेशन है, कितना एक्सपीरियंस उनको हो चुका है ना, और वो मैनेजर्स को, HR मैनेजर्स को समझते हैं या नहीं समझते हैं, उनकी बात को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, करंट HR सप्लाई को चेक करना। उसके बाद देखिए सेकंड आता है फ्यूचर HR डिमांड। फिर हम ये देखते हैं कि फ्यूचर में हमारा जो प्रोडक्ट है मार्केट में वो कितना चलने वाला है, कितनी डिमांड होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग जो फ्यूचर की वर्क फोर्स रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगी या कम होगी, है ना। और जो HR वेरिएबल है जैसे एट्रीशन, ले ऑफ, फोरसीएबल वैकेंसीज, रिटायरमेंट, प्रमोशंस, ये कितनी होने वाली हैं। तो इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ने वाला है फ्यूचर पर, कि फ्यूचर में जो करंट हमारे पास वर्क फोर्स है क्या वो कम होने वाली है ना, ड्यू टू रेजिग्नेशन या रिटायरमेंट या ट्रांसफ़र, है ना, ये रीज़न हो सकते हैं। तो वो कम होगी तो वो कितनी रह जाएगी। उसके बाद इन दोनों स्टेप के बेस पर फिर हम डिमांड का फोरकास्ट करते हैं कि हमने कितने एम्प्लॉयज़ कंपनी में और लगाने हैं, है ना, किस किस पोस्ट पर लगाने हैं, उनकी क्या क्या जो है वो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। उसके लिए हम स्ट्रेटजी बनाते हैं लॉन्ग रन की। उसके बाद है HR सोर्सिंग स्ट्रेटजी एंड इम्प्लीमेंटेशन, कि जब ये डिमांड भी फोरकास्टिंग हो जाती है फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करता है, इसको रिव्यू करने के बाद HR की सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, और स्ट्रेटजी बनाने के बाद वो जो है वो कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन प्रोग्राम चलाता है विद द एम्प्लॉयज़ के साथ, जो टैलेंटेड पर्सन है उनके साथ उनको लाने की कोशिश करता है। रिक्रूटमेंट, आउटसोर्सिंग, टैलेंट मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, कोचिंग, जो हमने पढ़े थे मेथड्स, है ना, उन सबको इम्प्लीमेंट करके वो कोशिश करता है कि जो अच्छे पर्सन हैं, जो एक्सपीरियंस पर्सन हैं, एफिशिएंट पर्सन हैं, उनको वो कंपनी में लेकर आए ताकि उनका जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। आप देखिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कंसिडरेशन क्या है। देखो नाम से पता चल रहा है क्वांटिटी मतलब एम्प्लॉयज़ की क्वांटिटी को बढ़ाना, है ना, जितने वर्कर्स इस टाइम करंट काम कर रहे हैं और जितनी डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग उनका रिक्रूटमेंट करना, उनका सिलेक्शन करना, वो कहलाता है क्वांटिटेटिव। तो देखो क्वांटिटेटिव में क्या आता है, इकोनॉमिक कंसिडरेशन रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन एंड इन द लाइट ऑफ फ्यूचर सेल, कि आपके फ्यूचर में कितनी सेल होने वाली है, प्रोडक्शन का कितना एस्टिमेट है, उसके हिसाब से इकोनॉमिक कंसिडरेशन करना कहलाता है हमारा क्वांटिटेटिव में। एंड दीज एस्टिमेट अफेक्ट मैन पावर रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली अगर फ्यूचर में सेल बढ़ने वाली है, फ्यूचर में प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, तो आपको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, मैन पावर चाहिए, है ना, और आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं वो भी देखने पड़ेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो डिसाइड की जाती है। सेकेंड, अगर फ्यूचर में कोई एक्सपेंशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि कुछ जो यूनिट को एक्सपेंड किया जा रहा है ना, कि थोड़े टाइम के लिए जो है वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ाई जा रही हैं, तो ये भी फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करेगी। इसी तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग मैन पावर रिसोर्सेज ऑफ डिफरेंट काइंड शुड बी केप्ट इन द माइंड, कि ये सोचने से पहले कि हमने कितने वर्कर्स लगाने हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि करंट मैन पावर आपकी कितनी है ना, क्योंकि वो करंट जो मैन पावर है हो सकता है उसमें ही कोई बहुत ज़्यादा एफिशिएंट पर्सन हो, क्वालिफाइड पर्सन हो, जिसको आगे आप प्रमोट कर सकते हैं, है ना, और उनकी जगह कोई और लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो है वो करंट वाले को भी चेक करना होगा।
और एक लेबर टर्नओवर रेशियो को भी देखना होगा कि जनरली एक साल में जो कितने एम्प्लॉयज़ कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं। मतलब कंपनी में अगर लेबर टर्नओवर ज़्यादा है तो उनको उस लेबर टर्नओवर के अकॉर्डिंग भी जो है एम्प्लॉयज़ को लगाना पड़ेगा, या कितने छोड़कर चले गए हैं, है ना। अब ये लेबर टर्नओवर रेट कैसे निकाला जाता है? सेपरेशन मेथड है, रिप्लेसमेंट मेथड है, फ्लक्स मेथड है। ये आई थिंक लास्ट चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था। इन मेथड से लेबर टर्नओवर रेशियो निकाली जाती है और इस बेस पर फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट डिसाइड की जाती है। और कितना रेजिग्नेशन है, रिटायरमेंट है, प्रमोशन, डिमोशन, सेपरेशन, है ना, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। ये भी मेन फैक्टर्स हैं जो कि क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ लगाने हैं। और इसी तरह से जो मैनेजमेंट है उसकी थिंकिंग, फिलॉसफी एंड प्लान में कितना चेंज होता है। अगर उसमें चेंज होता है तो वो भी अफेक्ट करेगा कि कितने नंबर ऑफ़ पर्सन लगाने हैं। या टेक्नोलॉजी में टाइम टू टाइम अगर चेंज होता रहता है, डाइवर्सिफिकेशन आता रहता है, तो वो भी वर्कर्स की जो स्किल और परफॉर्मेंस है उसको चेंज करता है। तो ये तो है हमारा क्वांटिटेटिव। सेकेंड इज़ क्वालिटेटिव कंसिडरेशन कि आपको वर्कर्स तो चाहिए, एम्प्लॉयज़ तो चाहिए कैसे, उनकी क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 3 स्टेप्स दिए हैं। सबसे पहला वर्कलोड एनालिसिस, कि जो काम आपके पास है आप उसको एनालिसिस करोगे कि वो कोई टेक्निकल वर्क है या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, किस तरह का वो काम है, और उस काम को करने के लिए आपका वर्क स्टैंडर्ड क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपका डिमांड एनालिसिस क्या है। जो आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो वर्कर को रखेंगे। तो सबसे पहले आपको उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। तो इट इंक्लूड्स एंड स्टडीज़ ऑडिटिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कि जो करंट में आपके पास हैं उसको चेक करना। फिर स्टडी ऑफ वर्क स्टैंडर्ड, आपके काम का तरीका क्या है, काम का स्टैंडर्ड क्या है, और उसकी डिमांड एनालिसिस करना कि कौन से काम के लिए आपको जो है वो एम्प्लॉय चाहिए, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होगी। सेकेंड, ऑडिटिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ स्किल इन्वेंटरी, है ना, कि जो एम्प्लॉयज़ का ऑडिट है उसमें क्या क्या आता है कि आपको किस तरह के दिमाग का पर्सन चाहिए, स्किल इन्वेंटरी किस तरह की आपको चाहिए। तो इसमें स्किल से रिलेटेड या जो पर्सन है उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, है ना। वर्क डिफरेंट कैटेगरी के जो वर्क हैं उसके लिए अलग अलग कैटेगरी के वर्कर्स चाहिए। जैसे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाते हैं और अपने एम्प्लॉय की जो इन्फॉर्मेशन कार्ड बनाते हैं इस पर्पज़ के लिए। तो उसमें लिखा होता है कि कौन सा पर्सन किस काम में एक्सपर्ट है। इसी तरह से जो वर्क स्टैंडर्ड है उसकी भी स्टडी की जाती है ताकि वर्कर्स की क्वालिटी को जो है वो मेज़र किया जा सके। तो जॉब एनालिसिस और जॉब स्पेसिफिकेशन जो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, और जॉब डिस्क्रिप्शन इसका पार्ट है जिसमें हम काम के अकॉर्डिंग, काम की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो मतलब वर्कर्स की अपॉइंटमेंट करते हैं। तो आप क्वालिटेटिव कंसिडरेशन में इन तीनों को डिटेल में बता सकते हैं, जॉब एनालिसिस को, जॉब स्पेसिफिकेशन को और जॉब डिस्क्रिप्शन को, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।